इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को केवल इंटरनेशनल रिलेशंस बताया जाएगा, वो भी जो रिवीजन वीडियो है, यानी काफ़ी शॉर्ट में चीज़ें बताई जाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से आप लोग ये सब पढ़े हों। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, जिसके माध्यम से कोई भी देश अपना दूसरे देशों के बीच संबंध बनाता है। जैसे केवल पूरे विश्व में एक ही देश तो है नहीं, भारत तो है नहीं केवल, बहुत सारे देश हैं। तो भारत का किस देश से कैसा संबंध रहता है, किसी से अच्छा संबंध रहता है, किसी से खराब संबंध रहता है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह विभिन्न राष्ट्र राज्यों के बीच होने वाली शक्ति संघर्ष और आपसी संबंधों का अध्ययन है। कुल मिलाकर बात यह है कि यह क्या है, तो एक देश का दूसरे देश के बीच संबंधों का अध्ययन है। मार्गेंटाउ ने परिभाषा बताई है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है, शक्ति के लिए संघर्ष होता है। ठीक, तो इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टार्टिंग कब से वुडरो विल्सन को माना जाता है कि इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की ये घटना है। प्रथम विश्व युद्ध भी बताया जाएगा आप लोग को। आइए इसका हम लोग नेचर देखते हैं। तो नेचर में देखते हैं, जैसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि आर्ट है या साइंस है। तो यहाँ पर इसका नेचर क्या है, तो पहला देखिए यहाँ पर अराजकतापूर्ण व्यवस्था। इंटरनेशनल रिलेशन में अराजकतापूर्ण का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व में कोई एक सरकार नहीं है, हर देश के अपने अपने नियम कानून हैं। और तो यहाँ पर कोई कंट्रोल करने के लिए पूरे विश्व में एक सरकार, विश्व सरकार नहीं है। इसको यहाँ पर अराजकतापूर्ण स्थिति बोलते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने अराजकतापूर्ण क्या होता है ये पढ़ा होगा। तो अराजकतापूर्ण का मतलब साधारण सी भाषा में ये होता है कि कोई कंट्रोल करने की इकाई जब नहीं होती है तो अराजकता होती है। तो विश्व में माना जाता है कि कोई भी कंट्रोल करने की एक इकाई नहीं है, कोई विश्व सरकार नहीं है। तो यहाँ पर इसको अराजकतापूर्ण स्थिति बोला जाता है। शक्ति के लिए संघर्ष, देखिए ये जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है ये क्या है, हमेशा पावर, हर देश अपनी पावर बढ़ाना चाहता है। पावर बढ़ाने से ही अपनी नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति होती है। राज्य केंद्रित लेकिन बदलता हुआ स्वरूप, तो जो यहाँ पर हमारा स्टेट है, यानी कोई एक देश है और इसमें देश का ही इम्पोर्टेंस होता है। विदेश नीति जो होता है मोदी जी हैं, तो मोदी जी अपना रखते हैं। लेकिन गैर राज्य अभिकर्ता, गैर राज्य अभिकर्ता से मतलब ये होता है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इंटरनेशनल जो ये ट्रेड होते हैं या पर्यावरण के जो मुद्दे हैं, आतंकवाद के जो मुद्दे हैं, ये गैर राज्य अभिकर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंस इनका बढ़ रहा है। देश तो इम्पॉर्टेंट है ही, यानी जो देश है वो इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ ये भी इनकी इम्पॉर्टेंस बढ़ रही है। निरंतरता और परिवर्तनशीलता, यानी स्थिर नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदल रहा है। अमेरिका कभी बहुत शक्तिशाली होता था, आज जो है कई देश शक्तिशाली हैं। इसको बोलते हैं बहुध्रुवी विश्व। जब कई शक्ति के केंद्र हो जाते हैं तो उसको बहुध्रुवी बोलते हैं। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय हित साध्य होता है। हर देश चाहता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट हो वो पूरा होता रहे। जैसे भारत चाहेगा कि भारत का जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो कंट्रोल में रहें, उसके लिए उसको कच्चा तेल सस्ते में मिलता रहे। संघर्ष और सहयोग का मिश्रण, यहाँ पर युद्ध भी होता है, संघर्ष भी होता है और सहयोग के लिए शांति भी होता है, यानी दोनों होता है, सहयोग और शांति दोनों होता है। तो ये हमने देखा इसका नेचर। स्कोप हम लोग देखते हैं। स्कोप मतलब ये कि इसमें क्या क्या पढ़ाई होती है, तो यही आप लोग को ध्यान से देखना है। लिखना देखिए ऐसे ही है। राज्य प्रणाली का अध्ययन है, यानी कोई भी एक देश इसका प्राइमरी एक्टर है। जो देश होता है क्या होता है, देश ही विदेश नीति निर्धारित करते हैं। भारत की विदेश नीति किस देश से कैसी है, तो यहाँ पर देश इंपॉर्टेंट होता है। शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शक्ति कई प्रकार को होते हैं, अभी आप लोगों को हम बताएंगे। सॉफ्ट पावर क्या होता है कि सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर देखिए होता है कि डायरेक्ट युद्ध के द्वारा। सॉफ्ट पावर वो होता है कि कई नॉर्मल चीज़ों के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। राष्ट्रीय हित, प्रत्येक देश का विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित होता है। विदेश नीति का अध्ययन, तो इसमें विदेश नीति का भी अध्ययन किया जाता है। एक देश का दूसरे देश से कैसा संबंध है, भारत का अमेरिका से, भारत का आसियान से, भारत का चाइना से कैसे संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी बात की जाती है, जैसे यूएन है, यूरोपीय यूनियन है, सार्क है, नाटो है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी बात की जाती है। कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं कि युद्ध होगा तो यहाँ पर ऐसे नियम कानून रहेंगे। युद्ध और शांति, युद्ध भी होता है, युद्ध के कारण प्रभाव भी पढ़ा जाता है, शांति के प्रयास, निशस्त्रीकरण, ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं। गैर नॉन स्टेट एक्टर्स भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एमएनसीज है, आतंकवाद है, ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं। कुछ समकालीन जो मुद्दे हैं, वैश्वीकरण, मानवाधिकार, तैराड़ों सिंचाई, ये सब भी पढ़ाई होती है। तो उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ये लॉन्ग में बनने की संभावना रहती है। देखिए हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसी में छोटा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है कि एक देश का दूसरे देश के बीच जो संबंध होता है
कौन सा संबंध? राजनीतिक संबंध, यानी मोदी जी का संबंध यहाँ पर ट्रंप से, यानी सरकारों का जो संबंध पाया जाता है इसको कहते हैं इंटरनेशनल राजनीति। इंटरनेशनल संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स छोटा होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में हर प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, सांस्कृतिक, कानूनी, मानवीय, सभी प्रकार के जो रिलेशंस का हम लोग अध्ययन करते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाता है। आइए हम लोग इसके कुछ अप्रोचेज और थ्योरियाँ देखते हैं। तो क्या है, पहला जो हमारा दृष्टिकोण है आदर्शवादी दृष्टिकोण है। आदर्शवादी दृष्टिकोण ये सबसे पुराना है, ये शांति की बात करेगा, सहयोग की बात करेगा, और ये क्या होना चाहिए। वुडरो विल्सन इसके मुख्य रूप से प्रतिपादक हैं। यहाँ ये नैतिकता, मतलब पूरे विश्व में नैतिकता का बोलबाला होता है, एक देश को कैसा व्यवहार करना चाहिए, विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, मनुष्य का स्वभाव जो है बहुत ही अच्छा है। देखिए, नैतिकता पर बल देता है, युद्ध का विरोध करता है, युद्ध वगैरह को रोका जा सकता है कानून के माध्यम से, विश्व सरकार की स्थापना। ये देखिए, ये आलोचक इसके कहते हैं ये काल्पनिक है। और जो मुख्य रूप से समस्याएं क्या है कि प्रत्येक देश अपने को बड़ा बनाना चाहता है, ये समस्याएं, तो ये यहाँ पर इसको ये नज़रअंदाज करता है। दूसरा दृष्टिकोण हम देखते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो ये क्या है पर आधारित रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे प्रभावशाली है। मार्गेनथाउ इसके सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। मार्गेनथाउ कहता है कि जो राजनीति है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। मार्गेनथाउ का कहना है कोई भी देश क्या चाहता है कि अपना नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है, उसके लिए शक्ति को बढ़ाना चाहता है, तो युद्ध जाहिर सी बात है होंगे। इसमें आप लोग को क्या क्या वर्ड क्या ध्यान रखना है, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति को लोग प्राप्त करना चाहते हैं, संघर्ष होता रहता है। ठीक है, संघर्ष के द्वारा देखिए मूल उदाहरण क्या है, शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट है कि लक्ष्य विदेश नीति का क्या होता है, अराजकता है, यानी कोई विश्व सरकार नहीं है, संघर्ष, टकराव होता है, युद्ध वगैरह होते रहते हैं। इनके देखिए 6 नियम है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि मानव स्वभाव पर आधारित होती है। जो राजनीति होती है वो मानव स्वभाव पर आधारित। जैसे मोदी जी हैं तो इस समय भारत की कुछ अलग नीति है, मोदी जी बदल जाएंगे तो अलग हो जाएगा। प्रत्येक देश अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा करना चाहता है, हित जो है बदलते रहते हैं। तीसरा है नैतिकता वगैरह कोई नहीं होती है भाई, अगर आप हार रहे हैं तो आपके लिए कोई नैतिकता नहीं है। ठीक है, पांचवा हम लोग देखते हैं कि राज्यों के आदर्श और सार्वभौमिक नैतिकता में अंतर होता है। राजनीति की एक स्वतंत्र विषय है। आलोचक इसे युद्धोन्माद बताते हैं। ठीक है, नव यथार्थवाद हम लोग देखते हैं। नव यथार्थवाद जो होता है ये केवल एक चीज़ है। केनेथ वाल्ज इसके संस्थापक हैं। इनकी बुक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इन्होंने मानव स्वभाव पर अध्ययन नहीं किया, इसके बजाय इंटरनेशनल में कैसी संरचना है इस पर, संरचना मतलब पूरे विश्व लेवल पर ये देखते हैं। पूरे विश्व लेवल में अराजकता का वातावरण है, यानी कोई विश्व सरकार नहीं है। जो नव यथार्थवाद है इसमें केवल आप लोग को एक ही चीज़ ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि मानव स्वभाव पर बल नहीं देता है, बल्कि पूरे विश्व की संरचना देखता है। संरचना देखते हुए बताता है कि अराजकपूर्ण स्थिति है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यथार्थवाद देखिए युद्ध का कारण मानव स्वभाव बताता है, ये मानव स्वभाव नहीं अराजकता को बताता है, यही दोनों में अंतर है। आदर्शवाद देखिए नैतिकता कानून की बात करता है, यथार्थवाद शक्ति मानव स्वभाव की, और नव यथार्थवाद शक्ति अराजकता की। ये आदर्शवादी चाहते हैं कि विश्व में शांति होता है, यथार्थवादी मानते हैं कि जो मुख्य लक्ष्य है वो नेशनल इंटरेस्ट है। ठीक है, आदर्शवादी आशावादी होते हैं और यथार्थवादी निराशावादी होते हैं। तो ये सब आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। व्यवस्था सिद्धांत के सिस्टम थ्योरी मार्टिन कैप्लान का है। इनकी पुस्तक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और देखिए ये अलग अलग देशों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि पूरे विश्व को एक सिस्टम मानते हैं और 6 मॉडल बताते हैं। शक्ति संतुलन व्यवस्था, ये बताते हैं कि कई राष्ट्र, देखिए 18वीं 19वीं शताब्दी में कई देश होते हैं, सब शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, शिथिल ध्रुव व्यवस्था, यानी इसमें 2 गुट होंगे लेकिन दोनों गुट कठोर नहीं होंगे। शिथिल द्विध्रुव व्यवस्था, कठोर द्विध्रुव व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि 2 गुट रहेंगे, या तो आप इस गुट में जाइए या तो इस गुट में जाइए। तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, विश्वव्यापी या सार्वभौमिक, इस प्रकार में एक विश्व सरकार की स्थापना हो जाती है। देखिए ये सब आप कल्पना करना शुरू किए। सोपानिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इसमें एक ही राष्ट्र सबसे शक्तिशाली होता है, यानी देखिए जैसे अमेरिका शक्तिशाली हो गया, बाकी सबको नियंत्रित करेगा। इकाई वीटो सिस्टम, यूनिट, इसमें प्रत्येक देश के पास परमाणु हथियार होता है, जैसे भारत पाकिस्तान के पास परमाणु, और एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये इनका 6 देख लीजिएगा। निर्णय निर्माण के रिचर्ड स्नाइडर हैं, बताते हैं कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। निर्णय लेने वाले व्यक्तियों पर ध्यान दिया जाता है इसमें।
ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। खेल सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है कि इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन को खेल की तरह देखा, यानी प्रत्येक राष्ट्र एक खिलाड़ी है, वो अपनी जीत चाहता है, दूसरे को हार चाहता है। ठीक है, इसी पर मार्टिन सुबिक और कार्ल ड्यूस यहाँ के विद्वान हैं। इसमें देखिए 4 प्रकार हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जीरो सम गेम यानी एक खिलाड़ी की जीत होगी तो दूसरे की हार होगी। नॉन जीरो सम गेम यानी दोनों साथ साथ जीतेंगे, दोनों साथ साथ हारेंगे। जैसे अगर आपको समझौता करना है तो समझौता कर लिए तो दोनों को फ़ायदा, नहीं समझौता किया तो दोनों को नुकसान। कैदी की दुविधा मॉडल यानी यह दिखाता है कैसे दो राष्ट्र एक दूसरे पर अविश्वास के कारण सहयोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो कैदी की दुविधा में क्या होता है, जैसे एक कैदी को यहाँ और एक कैदी को यहाँ करके दोनों से अलग अलग पूछा जाता है जब, तो ये लोग लागू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। चिकन गेम थ्योरी यानी 2 देश रहेंगे, दोनों देश यहाँ पे लड़ेंगे, ये यहाँ से आएगा। युद्ध की परिस्थिति अभी नहीं उत्पन्न हुई है लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है, इसको कहते हैं चिकन गेम थ्योरी। आइए हम लोग अब अगला देखते हैं। अगला यूनिट, पहला यूनिट हमारा समाप्त हुआ। इस वीडियो में हो सकता है कि आप लोग को 2 यूनिट बताया जाए। देखिए नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, यह राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय है। इंटरनेशनल रिलेशन का यह राष्ट्र की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वह दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को प्रभावित करता है और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है। देखिए जो देश जितना अधिक पावरफुल रहेगा वो दूसरे देशों को उतना अधिक प्रभावित कर पाएगा। तो भारत की जितनी क्षमता है वो अपने हिसाब से प्रभावित करता है। राष्ट्रीय हित का तात्पर्य किसी देश की उस समग्र क्षमता से है जिसका प्रयोग वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। मार्केंथाउ का कहना है कि राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति है जो मतलब राष्ट्र दूसरे के मस्तिष्क और कार्यों पर नियंत्रण, भाई जो पावरफुल रहेगा वो प्रभावित करेगा, यही साधारण सी बात है, अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। इसके तत्व तो देखिए इंपॉर्टेंट हैं, जो 2 प्रकार बताए गए हैं, यानी मूर्त जो दिखते हैं, स्थायी तत्व होते हैं, भूगोल जिसका भूगोल बड़ा रहेगा भाई वो पावरफुल रहेगा। प्राकृतिक संसाधन जिसके पास रहेंगे, जनसंख्या जिसके पास अगर अच्छी जनसंख्या रहेगी तो वो देश प्रगति करेगा। टेक्नोलॉजी के मामले में जैसे जापान वगैरह है तो भाई उनका पावरफुल है। सैन्य शक्ति अगर है देश की तो वो भी पावरफुल माना जाएगा। अस्थायी देखिए विचारधारा, लोगों को जोड़ने वाली विचारधारा के आधार पर भी बोला जाता है। राष्ट्रीय मनोबल देश का बड़ा होता है, युद्ध के समय बोला जाता है कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं। नेतृत्व, अगर मान लीजिए अच्छा नेतृत्व है तो भाई उस देश पावरफुल माना जाएगा। कूटनीति, डिप्लोमेसी जो है एक देश का दूसरे देश के बीच जो डिप्लोमेसी होती है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आप लोग देखिएगा अच्छे से। EH कार है, ये आप लोग ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमने PDF में दे दिया है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सीमाएं देखिए, शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये सब होता है। राष्ट्रीय हित, आइए यह भी देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हर देश की विदेश नीति जो है राष्ट्रीय हित पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय हित का तात्पर्य उन सभी राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों से हैं जिन्हें कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा और विकसित विकास के लिए आवश्यक मानता है। तो राष्ट्रीय हित क्या होता है कि विदेश नीति का आधार होता है और इसका जो पर्याय राष्ट्र का अस्तित्व होता है, यानी राष्ट्रीय हित को हर देश पूरा करना चाहता है। राष्ट्रीय हित वह है जिसे राष्ट्र अपनी सुरक्षा, कल्याण, संस्कृति के लिए आवश्यक मानता है। राष्ट्रीय हित के प्रकार हम लोग देखते हैं तो जो प्रकार हैं वो प्रकार में पहला प्रकार है अनिवार्य हित, जिसे पूरा करना ही करना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, भैया भारत की सुरक्षा है तो ये सबसे प्राइमरी हित है। देश अपनी हमारे ये तो नहीं कि सीमा पर कोई आधा कब्जा कर ले। क्षेत्रीय अखंडता, देश के किसी भी अलग हिस्सों को बचाना। राजनीतिक स्वतंत्रता यानी संविधान की रक्षा करेंगे हम, ठीक है, ये सब प्राथमिक हित होता है। गौड़ हित क्या होता है, जिसे मतलब परिस्थिति के अनुसार बदला भी जा सकता है। आर्थिक विकास, व्यापार बढ़ाना, नागरिकों की सुरक्षा, विदेश में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, ये सभी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं लेकिन गौड़ होते हैं। देखिए अब इसके साधन भी इम्पॉर्टेंट है, कैसे राष्ट्रीय हित पूरा किया जाता है। कूटनीति, बातचीत के माध्यम से। गठबंधन, जैसे भारत छोटे मोटे देशों से गठबंधन करेगा, बड़े देशों के भी गठबंधन। क्वाड है तो क्वाड में 4 देश हैं, प्रचार के माध्यम से अपनी छवि बनाएगा। सॉफ्ट पावर देखिए क्या होता है, अपनी छवि बनाई जाती है। आर्थिक सहायता देगा। अब जब कूटनीति विफल होती है तो युद्ध भी किया जाता है। ना कोई देखिए, ना तो कोई परमानेंट हमारा मित्र होता है, ना तो कोई परमानेंट शत्रु होता है, केवल नेशनल इंटरेस्ट ही परमानेंट होते हैं। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है। शक्ति संतुलन भी देखिए यथार्थवादी ही धारणा है, यानी ये है कि कोई भी एक देश इतना पावरफुल ना हो जाए,
ठीक है। इसमें ये शक्ति संतुलन बना रहता है, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है तो दूसरे राष्ट्र भी अपनी शक्ति बढ़ाने होंगे, ठीक है। ये है शक्ति संतुलन का अर्थ राष्ट्रों के परिवारों के सदस्यों की भी शक्ति का न्यायपूर्ण वितरण। जैसे कोई भी ये एक पलड़ा भारी नहीं होगा, अगर एक कमज़ोर पड़ेगा तो यहाँ 2-3 देश और मिल जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये संतुलन करता, बैलेंस द बैलेंसर भी इम्पॉर्टेंट होता है, जो किसी भी गुट में नहीं शामिल होता। जब कोई भी गुट मजबूत होने लगता है तो वो दूसरी तरफ आ जाता है, ठीक है। इसको बैलेंसर बोलते हैं। अस्थायी स्थिरता होती है, यथास्थिति का समर्थक होता है, बड़े राष्ट्रों का खेल होता है, सक्रिय प्रयास। इसके साधन देखिए गठबंधन लोग करते हैं, हर देश गठबंधन दूसरे देश से गठबंधन करता है। सस्तीकरण और निःशस्त्रीकरण भी इसके साधन है, ये सब है देखिए, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये आदर्शवादी धारणा है। कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है सामूहिक सुरक्षा, ये मानता है कि एक के लिए सब और सब के लिए एक, ये इसका मूल मंत्र है। और यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाता है कि जो राष्ट्र की सुरक्षा ही सबकी सुरक्षा है। अगर कोई इस देश पर हमला करेगा तो कई देश मिलकर जो आक्रमण करता है उस पर हमला कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये शांति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास है। तो इसमें कुछ शक्ति की श्रेष्ठता, सामूहिक शक्ति किसी भी देश के लिए, ये सब देखिए आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये यूनिट हमको लगता है समाप्त हो गया। अब आते हैं तीसरे यूनिट पर, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर और सामूहिक सुरक्षा। पता होना चाहिए क्या है, क्वेश्चन कैसे भी आए आप लोग लिख लेंगे, कैसे भी आए। देखिए अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या लिखें, तो कुछ WH वर्ड अपने माइंड में सोचिएगा कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। ये जितने WH क्या है ये सब सोचिएगा तो आपको लाइन मिलते जाएंगे तो आप करते जाएंगे। देखिए कूटनीति क्या होता है, तो कूटनीति डिप्लोमेसी वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ ये होता है। तो डिप्लोमेसी देखिए क्या होता है कि एक देश दूसरे देश से कैसे संबंध बनाना है, कैसे नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति करना है, यही होता है। तो राजनीति अपने हितों को दूसरे देशों से आगे रखने की एक कला है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी विदेशों में जाते रहते हैं, तो इनके कई देशों के साथ, जैसे भारत, फ्रांस, जर्मनी सब अच्छे संबंध हैं, तो भारत का उनसे रिलेशन अच्छा होगा तो वहाँ पर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना आसान हो जाएगा। राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन की एक कला है। कभी कभी इसको विदेश नीति से भी जोड़कर देखा जाता है कि विदेश नीति सार है, जबकि राजनयिक उसको लागू करवाया जाता है। विदेश नीति क्या होता है कि कूटनीति के माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। कूटनीति के उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय हित को बढ़ाना, मित्रता बढ़ाना, युद्ध का संचार। युद्ध होगा तो भाई हमारे साथ 4-5 देश होने चाहिए कम से कम। विरोधियों के गठबंधन को रोकना, आर्थिक विकास, ये सब इसके लक्ष्य और उद्देश्य हैं, ठीक है। तो अब अगला हमारा टॉपिक है देखिए आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, शस्त्र नियंत्रण। शस्त्र नियंत्रण क्या होता है कि अगर आपके पास 10,000 हथियार बना लिए हैं तो अब आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं शस्त्र नियंत्रण। शस्त्रों की होड़, आर्म्स रेस देखिए लगती है। मान लीजिए आपका विरोधी है, इसके पास बंदूक है तो आप भी 2 बंदूक खरीदेंगे, फिर ये 3 बंदूक खरीदेगा, इसको कहते हैं आर्म्स रेस लगना। तो ये देशों के बीच आम सी बात है। निःशस्त्रीकरण का मतलब होता है जितनी हथियार हैं आपके पास, अगर 10,000 हथियार हैं तो अब इसको कम करेंगे, आप 9,000 करेंगे। हथियारों को कम करना या पूरी तरह से समाप्त करना निःशस्त्रीकरण होता है। यह आदर्शवादी धारणा है। निःशस्त्रीकरण कैसा धारणा है, आदर्शवादी धारणा है, और ये मानता है कि शस्त्र अगर नहीं रहेंगे तो युद्ध वगैरह होगा ही नहीं। शस्त्र नियंत्रण देखिए भविष्य में बनने वाले, शस्त्र नियंत्रण जो बन चुका है उसको समाप्त नहीं करता है, जो भविष्य में बनने वाले हैं इनको रोकने का प्रयास है, तो इसको शस्त्र नियंत्रण करते हैं। इसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सी संधियाँ आती हैं। जैसे PTBT है 1963 में हुई थी, ये निःशस्त्रीकरण की संधि है, यानी नहीं शस्त्र नियंत्रण की है कि रोक लगा दिया गया है। और NPT है देखिए 5 देश, NPT 1968 में होता है, इस पर भारत साइन नहीं करता है। यह संधि जो है कहता है कि 5 देशों ने परमाणु बम बना लिया है, अब कोई और देश परमाणु बम नहीं बनाएगा, तो भारत ने इस पर साइन नहीं किया है। भारत के साइन न करने का मुख्य कारण यही है क्योंकि यह संधि भेदभाव करती है कि नए देशों को परमाणु शस्त्र बनाने से रोकती है, तो इसीलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किया है। देखिए CTBT है, ये 1996 में हुई है। इसमें अब ये बना दिया गया कि कंप्यूटर लैब में हम केवल परीक्षण करेंगे और कहीं नहीं करेंगे, तो भारत ने इस पर भी साइन नहीं किया हुआ है, ठीक है।
तो भारत ने साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि भेदभावपूर्ण ये सब संधियाँ हैं, ये भेदभाव करती हैं। परमाणु जो बना लिए हैं वो सही है, बाकी कोई देश न बना नहीं पाए, इसलिए भारत ने देखिए पहला परीक्षण किया है 1974 में, दूसरा परीक्षण किया है 1998 में। और यहाँ पर भारत अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित करता है। ठीक है, साल्ट की संधि हुई है 1972 में, साल्ट 2 हुई है 1979 में, स्टार्ट 1 देखिए 1991 में और स्टार्ट 2 1993 में हुई है। INF ये सब संधियाँ देखिए शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण की संधियाँ हैं। शस्त्र नियंत्रण की देखिए ये दोनों हैं और निशस्त्रीकरण की भी संधियाँ जब पूरी तरह से शस्त्रों को रोक लिया गया, जैसे अभी 2017 में एक संधि हुई है परमाणु बमों को पूरी समाप्त करने की, भारत ने हालांकि उस पर साइन नहीं किया हुआ है। ठीक, नाभिकीय प्रसार क्या होता है कि नाभिकीय परमाणु का एक देश से दूसरे देश में जो चले जाना होता है इसको नाभिकीय प्रसार कहते हैं। ठीक, ये दो प्रकार से देखिए होता है। जब नहीं होता है किसी देश के पास वो पाता है तो उसको क्षैतिज प्रसार कहते हैं। लंबवत मतलब ये होता है कि अगर किसी देश के पास 1000 हथियार है वो 2000 बना ले तो उसको लंबवत कहते हैं। ठीक है, तो NPT देखिए 1968 में होता है परमाणु हथियार, भारत ने इस पर साइन नहीं किया है। CTBT इस पर भारत ने साइन नहीं किया है। MTCR मिसाइल से संबंधित है, भारत ने इस पर साइन नहीं किया हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन को हम लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। और यूनाइटेड नेशन देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तब लीग ऑफ नेशन देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, ये काम नहीं किया असफलता के कारण। एक ऐसे संगठन पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो देखे नियम कानून बनाए। तो इसके लिए पहला जो लंदन में अटलांटिक घोषणा होती है, बस हल्का सा आप लोग तैयार कीजिए रहिएगा। पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग रूजवेल्ट ने किया था देखिए 1942 में, मास्को याल्टा सम्मेलन होता है। 24 अक्टूबर 1945 को ये बन के तैयार हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 को बन के तैयार होता था। 51 देश इसमें होते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है देखिए, युद्धों को रोकना, बड़े देशों पर ये करना, आंतरिक मामले में दखल न देना, ये सब है। इसके अंग कितने हैं तो 6 अंग हैं, वर्तमान में 5 हैं। जो महासभा है ये संसद कही जाती है, यानी इसमें 193 देश इसके सदस्य हैं। इसको पूरे विश्व की संसद कही जाती है। इसमें एक देश के 5 मेंबर होते हैं। सितंबर से इसकी बैठक शुरू होती है और क्या करना है सब एजेंडा इसमें तय किया जाता है। सुरक्षा परिषद देखिए पुलिस मैन है, इसमें 15 मेंबर हैं, 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इनको वीटो पावर मिला हुआ है, यानी अगर इनकी किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं रहेगी तो वह मामला प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। 5 देखिए 15 मेंबर हैं कुल मिलाकर, इसमें किसी भी मामले को पास करने के लिए 9 लोगों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जिसमें जो P5 वाले 5 मेंबर हैं इनका समर्थन होना ही होना चाहिए। तो P5 याद कर लीजिएगा, युद्ध होना है नहीं होना है उस पर प्रस्ताव ये लोग पास करते हैं। कहीं युद्ध हो रहा है तो उसको रोकथाम करना इनकी जिम्मेदारी होती है। पूरे विश्व की सुरक्षा, पुलिस मैन है तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये गरीबी और दूर करने के लिए काम करते हैं। न्यास परिषद देखिए ये जो ट्रस्टीशिप था वो उन लोगों के लिए था जो आज़ाद नहीं हुए थे, तो सारे देश लगभग आज़ाद हो चुके हैं तो इसको ख़त्म कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखिए ये हेग में है, ये विवाद को सुलझाता है और 9 साल एक जज की कार्यकाल होता है। सचिवालय देखिए, सचिवालय जो होता है वो दफ्तर टाइप का होता है, इसका प्रमुख महासचिव होता है। तो महासचिव, पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव ट्रिगवेली थे। वर्तमान में महासचिव कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका देखिए, भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, आदर्शवादी देश रहा है, तो भारत हमेशा इसका पक्षधर रहा है, ये किया है। निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है भारत। ठीक है, आप लोग को बताना है भारत शस्त्र नियंत्रण का नहीं, निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है कि सारे विश्व से समाप्त कर दिया है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी, तो भारत मजबूत देश है, भारत हमेशा शांति चाहता है, भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है, वर्तमान में दूसरे नंबर पे है। लोकतंत्र है भारत का सबसे बड़ा, जो इकोनॉमी है वो टॉप 5 में भारत है। और जो भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। भारत को बहुत सारे देशों में सॉफ्ट पावर भारत की मजबूत है। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दो होता है। सॉफ्ट पावर होता है जो किसी देश की छवि होती है, हार्ड पावर होता है कि डायरेक्ट युद्ध कर देना या पैसे वगैरह देकर खरीद लेना, ये सब होता है हार्ड पावर में। सॉफ्ट पावर में ये सब नहीं होता। सॉफ्ट पावर में होता है कि छवि अपना मजबूत करना। तो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पूछा जाएगा आज के दौर में, युद्ध के दौर में प्रासंगिक है या नहीं।
तो आपको कोई एक पक्ष नहीं लेना है, दोनों पक्ष बताना है कि है भी नहीं भी है। ठीक है कैसे तो भाई सहयोग, शांति, नियम कानून बनाने के लिए ज़रूरत है। नहीं कैसे है तो बहुत सारे युद्ध हुए, अभी अमेरिका इजराइल कहाँ युद्ध हो रहा है, यूनान कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया कहाँ युद्ध हो रहा है, जबकि इसकी कोई भूमिका सामने नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़िएगा मन लगाकर। ऑल द बेस्ट।